हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज है पॉलिटिकल साइंस में डे 17 और डे 17 में आज का हमारा टॉपिक और टारगेट है पूर्वावलोकन सीरीज में उपराष्ट्रपति। तो कल हमने राष्ट्रपति किया था और आज है हमारा उपराष्ट्रपति। तो चलिए फटाफट से अपना टॉपिक करते हैं। आई होप आप सबने इससे पहले के सारे टॉपिक्स देख लिए होंगे, तो आपको पता ही है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है इस समय और हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रही है। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो हो सकता है मैं किसी दिन आपको 2 टॉपिक एक साथ करा लूँ। अगर छोटे टॉपिक होंगे तो 2 टॉपिक मैं एक में ऐड करा लूँगी। फिलहाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो अब यही होने वाला है। जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के छोटे टॉपिक होंगे अब उसमें मैं 2 टॉपिक करा दूंगी। अब ऐसा नहीं करूँगी कि छोटा टॉपिक है तो छोटा बस एक ही दिन में वो कवर हुआ, नहीं, मैं एक में 2 कराऊंगी, वरना फिर बाकी के सब्जेक्ट्स हम कैसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है वो जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के हिसाब से ही बना हुआ है। एक सेकेंड, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति है जो भारत का, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में ये पद राष्ट्रपति के बाद आता है, हम सबको पता है। संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत को उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी याद रखना है, 63 में भारत का उपराष्ट्रपति और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। तो ये हम सबको पता है कि अगर वो राष्ट्रपति के पद पे काम कर रहा है अगर कार्यवाहक, तो वो उस समय राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, क्योंकि 2 एक साथ नहीं करते हैं वो लोग पालन। ठीक है, तो ये हमारे उसमें संविधान में वर्णित है। तो ये बात लिखी है किसमें, ये बात लिखी है अनुच्छेद 65 में, ये याद रखना है। ठीक है, तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो सभापति के काम नहीं करेगा, अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना हुआ है, तो वो सभापति के वेतन और भत्ते भी नहीं मिलेंगे उसको। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे, तो उस समय उसको राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है, राष्ट्रपति का जो वो सारी चीज़ें राष्ट्रपति की मिलेंगी उसको। ठीक है, भले ही वो कार्यवाहक पे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको सारी जितनी भी राष्ट्रपति को चीज़ें मिलती हैं, राष्ट्रपति की वेतन, राष्ट्रपति के सारे भत्ते वगैरह, वो सब उसको मिलेंगे। ठीक है, तो सभापति वाले उसको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, तो ये याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर याद ये रखना है कि जो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अभी हमने कल पढ़ा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, संसद के दोनों सदस्यों, ठीक है, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों से। ठीक है, कौन से सदस्यों से, निर्वाचित सदस्यों के। ठीक है, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो उसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ निर्वाचित नहीं होते, जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, एक सेकेंड, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमें गुप्त होता है और दोनों का ही निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये सेम है यहाँ पर, ये चीज़ खाली। ठीक है, अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होगी, तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो यहाँ पे हम फिर से याद कर लेते हैं कि राष्ट्रपति किसके योग्य होगा, लोकसभा का सदस्य चुनने के योग्य होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति किसके योग्य होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है और राष्ट्रपति को कितना दिया जाता है, 5 लाख। ठीक है, 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी कर दिया गया। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, ये बात हमें याद रखनी है। उसे वेतन प्राप्त होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए
4 लाख रुपए वेतन मिलता है प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 67 का कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। तो यहाँ पर ये बात है कि केवल और केवल राज्यसभा के संकल्प के द्वारा ही वो अपने पद से हटाया जाएगा। यहाँ लोकसभा का रोल नहीं होगा, लोकसभा जो है वो सिर्फ अपनी सहमति देगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो भाई पद की शपथ किसके लेता है? जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसके समक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे कार्यकाल देख लेते हैं हम अपने उपराष्ट्रपतियों का। अभी तक कितने कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं? तो पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 1952 से 1962 तक रहे। दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। तीसरे उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक चौथे उपराष्ट्रपति रहे 1969 से 1974 तक। पांचवें उपराष्ट्रपति हैं बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक। ठीक है, नेक्स्ट, छठे उपराष्ट्रपति रहे एम हिदायतुल्लाह जो कि न्यायमूर्ति भी थे और वे रहे हैं 1979 यानी 1989 से 1984 तक। सातवें उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन 1984 से 1987 तक। शंकर दयाल शर्मा आठवें उपराष्ट्रपति हैं 1987 से 1992 तक। नवे उपराष्ट्रपति रहे हैं के आर नारायण 1992 से 1997 तक। 10वें उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। 11वें उपराष्ट्रपति रहे हैं भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। 12वें उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। 13वें उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। तो ये पुराना हमारा पूर्वालोकन सीरीज है। तो अब आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है और कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तो पीवाईक्यू हम आराम से करेंगे क्योंकि हम अपना नोट्स फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सभी को पता है। तो पीवाईक्यू आराम से करेंगे और लेकिन टाइम लेके करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो क्या कोई जवाब बताएगा कि इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? चलिए आंसर जरूर करिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि सारे निर्वाचित भी और सारे मनोनीत भी। ठीक है, चलिए, तो संविधान का अनुच्छेद 66 एक कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सभी सदस्यों मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किससे? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा यानी निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है भाई लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो बताइए भाई, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य करते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा के भी सदस्य करते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी उपराष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भाई राज्यों की विधायिकाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 नंबर। तो आंसर आपका केवल
1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार ताकि रिवीजन हो जाए हमारा। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, सिर्फ निर्वाचित। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और दोनों का ही निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है और दोनों का ही निर्वाचन मतदान गुप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए व्यक्तित्व को दीजिए कथन और कारण। ठीक है, तो कथन कारण पढ़ रहा है क्वेश्चन है भाई, पढ़ लेते हैं हम। तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्ह हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कथन जो है वो एकदम बिल्कुल सही बात है कि अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 66(3). ठीक है, अनुच्छेद 66(3) ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। तो ये बात एकदम सही है। अब कारण कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भाई ये भी बात सही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन कथन जो है वो कारण की पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। तो किसमें अर्हता होनी चाहिए, तो ये बात है आपकी 89(1) में अनुच्छेद। और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों अनुच्छेद बता दिए हैं यहाँ पे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भाई राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, और ये बात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो गई, ये बात लिखी है अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, और ये बात दी गई है अनुच्छेद 64 में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है, तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो भाई ये बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो नहीं भाई ये तो गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है, और वो भी दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी भाई सही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। तो ये भाई गलत है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, नहीं। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही, 5 वर्ष होता है। उसको और एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल, ये भी बात एकदम सही है। तो भाई पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए नहीं सही है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। तो ये जनता के सदन का मतलब क्या कह रहा है, वो लोकसभा। तो लोकसभा तो नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य, तो भाई ये भी गलत है। राज्य की विधायिका का नहीं, किसका होना चाहिए, राज्यसभा का होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, बिल्कुल सही। के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, ये भी बात सही है, क्योंकि वो सभापति होता है, तो उसके पास सभापति के कार्य हैं। उपराष्ट्रपति का ज़्यादा औपचारिक काम नहीं है उसके पास। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ये भी बात सही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है। ठीक है, लेकिन तो इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व नहीं दी जाती। तो राष्ट्रपति को भी सूचना 14 दिन पूर्व जाएगी और उपराष्ट्रपति को भी सूचना 14 दिन पूर्व जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल और केवल राज्यसभा में, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लोकसभा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सहमति देगी, लेकिन राज्यसभा में ही खाली प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता, तो भाई वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता सभापति तो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं भाई, तो सही युग्म बताने हैं जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर के भारत में राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन से भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के.आर. नारायण भी चीन में राजदूत रहे हैं, तो इस प्रकार हमारा विकल्प हो जाएगा बी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो उपराष्ट्रपति का पद संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84 के मध्य, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। फरुखुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, इन्होंने सीधे ही भारत के राष्ट्रपति पद पे ये हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला और चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भाई ये आपका डी नंबर सही नहीं, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है, तो क्रमांक है इनका 12वां। कौन सा क्रमांक है, 12वां, ठीक है। तो मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक कौन सा है, 12वां था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का उपराष्ट्रपति का टॉपिक फिनिश होता है। तो हमारा उपराष्ट्रपति का हमारा टॉपिक फिनिश होता है। तो अब चलते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के टॉपिक पर। तो क्योंकि अब हमें जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करने हैं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है कि शायद थोड़ा अभी अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो मैं पूरा अभी करा दूंगी, और नहीं तो फिर हम अब कल के दिन पे इसका आधा आज कर लेते हैं और आधा इसका पोर्शन हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे वीडियो होगा उस हिसाब से हम कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी ही अपने टॉपिक्स को कवर करना होगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं और अभी मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स आपको करवा रही हूँ। तो चलिए अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो पहले हम इसके कर लेते हैं नोट्स। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार काम करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978
78 के द्वारा इस बात को शामिल किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(1) का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। संविधान 51वां संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया जाएगा। 15%। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर की मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और अन्य मंत्रियों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये इंपॉर्टेंट है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 51 है। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके PYQ करने में। कोशिश करूंगी कि अभी PYQ ख़त्म हो जाए, तो फास्ट कर लेते हैं ताकि हम 2 टॉपिक आज कंप्लीट करके ही जाएं। तो भाई यहाँ पर कूट दिया गया है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, बिल्कुल सही बात है। एक सेकंड पानी पी लूं जरा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। एक सेकंड, पेन कहाँ चला जाता है। तो ये भाई ये आपका रॉन्ग है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो निहित होती है हमारी राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वर्बली बता देती हूँ, पढ़ाऊंगी नहीं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, तो नहीं भाई, नाम मात्र का नेता नहीं है। वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, नहीं भाई उत्तरदायी है। वो अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, नहीं भाई कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। ठीक है, चुनाव होते हैं ना। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का? तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। नेक्स्ट, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, नेक्स्ट, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। तो भाई ये रॉन्ग है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1964 की संस्तुति के आधार पर इस वर्ष 1970 में क्रमिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो ये एकदम सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, केवल और केवल बी। नेक्स्ट, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, बिल्कुल गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल 2 होगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति सभी को पता है कि प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधान होता है बस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो भाई बिल्कुल सही बात है, नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी? नहीं भाई, राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। तो आपका केवल एक 1 ऑप्शन इसका आपका सही होगा। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये है अनुच्छेद 75। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल की। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, पास कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है? तो नहीं भाई, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है? नहीं। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो ये बात एकदम आपकी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो वो केवल और केवल 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसे सदस्यता लेनी ही होगी। भारत में वो मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना चाहिए 6 माह बाद। नेक्स्ट, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है? नहीं भाई। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भाई वो जवाबदेह है लोकसभा के प्रति, केवल और केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से आपकी उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है 75(3) के अनुसार। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे संसद भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन संसद में तो भी राज्यसभा भी आती है, तो वैसे लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ भी ऑप्शन आपका गड़बड़ सड़बड़ दिया हुआ है सारे। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है। यहाँ पर आपका एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक रूप से वह केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो बिल्कुल सही बात है।
संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रयास पद पर अपने पद पर धारण करेंगे, तो ये भी बात सही है। मेरे हिसाब से आपके दोनों ही सही होने चाहिए। नहीं, एक मिनट ठीक से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये बता रहा है, तो चलो संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रयास पर, नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ये सही होगा। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। नेक्स्ट, भारत संघ में मंत्रिपरिषद स्वतंत्र रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी, बिल्कुल नहीं, ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो हाँ भाई, कारण एकदम सही है। तो आपका कथन रॉन्ग है और कारण सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन है क्या कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी भाई। ठीक है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रयास पद पर धारण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाना चाहिए? तो वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और निम्न सदन की बात क्या हो रही है? लोकसभा हो रही है, क्योंकि निम्न सदन हमारा लोकसभा है, उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोकसभा में बहुमत खो देंगे तो आपको त्यागपत्र तो देना ही पड़ेगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर काम करती है, तो कौन काम करती है? तो विधायिका काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वो स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। याद आया, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था। तो यहाँ भी हमको 50 चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो भाई 50 होगी। ठीक है, नेक्स्ट, बाद में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो भाई बिल्कुल सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ओहो, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही स्थिति नहीं है भाई। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा, ये भी बात सही है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये भी बात सही है आपकी। ठीक है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग था। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू जी की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो वो बने कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम चेट्टी, तो उनका नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाद में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो यहाँ पर है आपका C.H. भाभा। ठीक है, C.H. भाभा का पोर्टफोलियो एकदम भिन्न था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमें क्रम भी याद रखना है। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए, तो प्रधानमंत्री को भाई कार्यकाल के साथ सुमेलन करना है। तो चलिए हम इसका मिलान कर लेते हैं। तो देवगौड़ा का कार्यकाल रहा है, आपको ये कार्यकाल तभी मिलान कर पाएंगे जब आपको ईयर याद होगा, तो ईयर याद करने की कोशिश करिएगा। देवगौड़ा रहे हैं 1996 से 1997 तक। ठीक है, चंद्रशेखर रहे हैं आपके 1997 से 1998 तक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं
1989 से 1990 तक। इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं 1999 से 2004 तक। और विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, मुझे लग ही रहा था मैं गड़बड़ गलती से। देखिए देवगौड़ा का काल है 1990 से 91, ठीक है, ये मैंने गड़बड़ लगा दिया, ठीक है। चंद्रशेखर का काल रहा है 1997 से 1998 तक, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का काल रहा है 1989 से 1990 तक। इंद्र कुमार गुजराल का काल रहा है 1999 से 2000, फिर मैं गड़बड़ लगा रही हूँ, ये ठीक से मैं टिक नहीं करती हूँ, ये 2, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं 1999 से 2004 तक। और विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल रहा है 1996 से 1997 का था, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे से ले जाती हूँ ना, तभी वो गड़बड़ हो गया तो ये कार्यकाल आपको याद रख कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो भाई एक से अधिक बार प्रधानमंत्री सभी नियुक्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू भी नियुक्त हुए, तो इंदिरा गांधी भी बन चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी और गुलजारीलाल नंदा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ठीक है। किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो भाई यहाँ पर आपका गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहाँ पर हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और उनकी मृत्यु का पता आज तक नहीं लग पाया है कि क्या कारण थे कि उनकी मृत्यु वहाँ पर हुई, क्योंकि बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी भी लगता है कि उनकी ये मृत्यु नॉर्मल मृत्यु नहीं थी। जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिलान करना है भाई। तो चलिए आते हैं, मिलान करते हैं। मुख्यमंत्रियों का मिलान करना जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो आपके अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई आपके बम्बई के रहे हैं, ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के रहे हैं। चरण सिंह जो हैं वो अविभाजित उत्तर प्रदेश के रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। देवगौड़ा हम देख चुके हैं, नरसिम्हा राव भी देख चुके हैं, मोरारजी देसाई भी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो वे थे चंद्रशेखर, जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। मोरारजी देसाई रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा भी रह चुके हैं और चरण सिंह भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो वो थे चौधरी चरण सिंह, जो कभी भी उपस्थित नहीं हुए अपने कार्यकाल में। कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो संघीय वित्त मंत्री रहे हैं आपके चारों, वीपी सिंह भी, वाई बी चौहान भी, आर वेंकट रमन भी और प्रणब मुखर्जी भी। नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये चीज़ सही नहीं है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
असम से राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों पर अध्ययन कीजिए। तो मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण कहता है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की जो है वो पूरी तरह से वो व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यदि दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है और वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं। तो किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय, ये बात एकदम सही, क्योंकि उप प्रधानमंत्री जैसा कोई भी आपके पास पद नहीं है। ठीक है, तो वो उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, तो ये भी बात सही। तो बात दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, संविधान में मूल रूप से नहीं है ऐसा कोई भी पद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो नहीं भाई। प्रधानमंत्री सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन दर्ज होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों ही कथन गलत है, ना तो एक सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो ये भी सही नहीं है। तो ना ही तो आपका पहला सही है, ना ही आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय की जरूरत और परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, ये भी बात सही है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो वो आवश्यक नहीं है, नहीं भाई, जरूरी है। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है आपका। तो आपका तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो भाई उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है आपका मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये हमें बताता है कौन सा संशोधन? तो ये आपका बताता है 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है आपकी, अभी हमने देखा 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 अगस्त 1948 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी, तो ये बात एकदम सही है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 36 है, तो नहीं, ये भाई गलत है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 51 है। कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो आधिकारिक दस्तावेज है हमारा श्वेत पत्र। ठीक है, तो व्हाइट पेपर पे आपका सारा काम होता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये आपकी गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट, कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? तो सचिवालय के कार्य हैं मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ठीक है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना, मंत्रिमंडल को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो पहला और दूसरा ही आपका सही होगा। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो भाई वो है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये सृजित किया गया 1951 में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो JL नेहरू भाई। अच्छा, यहाँ पे समाधि स्थल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल आप सबको पता है, नहीं पता तो लर्न कर लीजिए कि शांतिवन ही है। LB शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट में, इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल में, और राजीव गांधी का कर्मभूमि में नहीं है। ठीक है, तो राजीव गांधी का कर्मभूमि में नहीं है। राजीव गांधी का भी कहाँ है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है। कौन सी भूमि है? वीर भूमि है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। ठीक है,
नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं दूसरे, ठीक है। और ये भारत पाक युद्ध के समय उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा आज का टॉपिक फिनिश, और कल के टॉपिक में हम करेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कराया है क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है, लेकिन मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आपने देखा है। डिस्क्रिप्शन मैंने वर्बली बता दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें मेन चीज़ ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, दूसरों के साथ उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल अपने दूसरे टॉपिक के साथ में। तो ये वाला वीडियो भी आपका 5 बजे अपलोड हो जाएगा। अब कल हम नए टॉपिक से अपना चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।